नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में स्पॉन्सर्ड बाय हिपटेक ऑटोमोबाइल। मैं अभिषेक मिश्रा आज लेके आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पुराना वीडियो जो था इसके पहले वाला वो सीसेट रिगार्डिंग था, यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट परसेंटेज रिगार्डिंग था। ये उसी का दूसरा पार्ट है, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। सीसेट का जो बेसिक न्यूमेरेसी वाला पोर्शन होता है उसमें पहला वाला पोर्शन था हमारा परसेंटेज का, वो एक वीडियो इससे पहले बनाया गया था। ये दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम रिगार्डिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स आते हैं और नंबर्स में कई सीरीज आते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा। हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं 0 से 100 तक, इन द सेंस कि जिसको कुछ भी नहीं आता और जिसको बहुत कुछ आता है, इन दोनों को कोलेबोरेट करके चलेंगे। हम नल एंड वाइड मान के चलते हैं कि सामने वाला जो बंदा है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द नंबर सिस्टम, तो हम 0 to 100 तक उसको लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था, हमारे बचपन से ही पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 एंड इन रोमन 1 2, है ना, 1 2 एंड ऑल दैट। तो ये नंबर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट आर द नेचुरल नंबर इन हिंदी। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो नेचर ने हमें गिफ्ट की है, नेचर ने हमें गिफ्ट की है। तो नेचर ने हमें कौन सी संख्याएं गिफ्ट करी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These are the numbers from 1 to 9 which is gifted by nature is known as natural number। तो जब नेचुरल नंबर हमें मिल गया था तो हमने काउंटिंग शुरू कर दी, काउंटिंग शुरू कर दी। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या इसके बाद कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। तो हमारे जो भी रिसर्चर्स थे, जो भी थे, उन्होंने सर्च किया और इन्वेंशन किया एक नए नंबर का, जिसका नाम था 0। तो इसके पहले 1 to 9 जो हमने कंसिडर किया था वो कंसिडर किया था एज अ नेचुरल नंबर, एज अ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। और जैसे ही 0 उसमें इंक्लूड कर दिया तो हमें लगा कि हमने सारी संख्याओं को खोज निकाला है और हमने उसे नाम दिया होल नंबर। हमने उसे नाम दिया होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। हमें लगा कि ये संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, इसलिए हमने इसको नाम दिया पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हमने देखा पहले नंबर, नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर। तो इसके बाद क्या और कोई संख्याएं बचती हैं? क्या इसके बाद और कोई संख्याएं बचती हैं? बताइए भाई, कमेंट करिए। क्या इसके बाद 0 to 9 के बाद या 0 to इंफिनिटी के बाद कोई संख्याएं बचती हैं हमारे इस यूनिवर्स में? तो जी हाँ, इसके बाद हमारे पास बचता है। तो जब रिसर्चर ने 0 को इंक्लूड कर दिया तो लगा यार कहीं ना कहीं कभी कुछ संख्याएं मिसिंग है, तो उन संख्याओं को भी इंक्लूड कर दिया। तो वो संख्याएं थी -इंफिनिटी टू 0 0 टू प्लस इंफिनिटी, मतलब नेगेटिव नंबर को भी उन्होंने क्या करा, इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें इंक्लूड कर दिया। अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी पढ़ेंगे। तो नेगेटिव 0 और 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, इसे नाम दे दिया गया इंटीजर का, इसे नाम दे दिया गया इंटीजर का, यानी इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो अब हमारे जो रिसर्चर्स थे उनको लगा कि अब हमारी संख्याएं जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हमें लगा कि हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब आप लोग फिर से कमेंट करके बताइए कि क्या हमारी संख्याएं कंप्लीट हुई या अभी कुछ भी बाकी हुआ है इसमें? बताइए भाई, बताइए, क्या इस इंटीजर के बाद, इंटीजर को इंक्लूड करने के बाद और कोई संख्याएं बची हमारे पास? जी हाँ, तो हमारे पास अभी रेशियो, फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है अभी इसमें इंक्लूड नहीं करा हुआ था। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को अब इंक्लूड करने के लिए हमने क्या करा, उसे हमने नाम दिया रेशनल नंबर, उसे हमने नाम दिया रेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बहुत पुराना डेफिनेशन है, हम लोग पढ़ते आए हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0।
ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हो और जहाँ पे q जीरो ना हो। ये टर्म क्यों यूज किया गया, क्योंकि यदि ये जीरो होता है तो किसी भी संख्या के अपान में जीरो हुआ तो पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इन्होंने स्पेशल कंडीशन दिया कि भाई q जीरो नहीं होना चाहिए, वो होता है रेशनल नंबर। तो अभी डेफिनेशन तो रटा रटाया है लेकिन कंफ्यूजन वाकई में क्रिएट रहता है। तो अब समझ लीजिए किसी भी चीज को, जैसे अगर 5 है तो क्या ये रेशनल होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल रेशनल होगा, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 1, 5/1 ये लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं और बाकी 2/3 लिख सकते हैं, जो भी है which can be written in the form of p/q where q is not equals to 0, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो अब क्या हमारी नंबर संख्या जो थी, नंबर सिस्टम जो था वो पूरा हो गया? तो आंसर है नहीं, अभी भी कुछ संख्याएं बाकी है, कुछ संख्याएं बाकी हैं। उससे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को कैसे नोटिफाई करते हैं? आपने देखा होगा पाई का वैल्यू, ऐसे वैल्यूज जो रिपीटिंग होते हैं, द वैल्यूज आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग इन वैल्यूज, रिपीटिंग इन नंबर। जैसे कि पाई का वैल्यू हो गया, या फिर अगर हम 1 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 0.3333 ऐसा समथिंग आता है, तो ये रिपीटिंग नंबर है। तो दीज रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। दीज रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल इन नेचर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। हमने देखा रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब हमें लगता था कि हमारी जो संख्या पद्धति है वो पूरी हो गई, तो अब नया संख्या पद्धति इंसर्ट किया गया हमारे सिस्टम में, जिसका नाम था रियल नंबर। जिसका नाम था रियल नंबर। रियल नंबर। द क्वेश्चन इज अराइजेस हियर फ्रॉम दैट व्हाट इज द रियल नंबर। तो आंसर इसका ये है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये हुआ रेशनल प्लस इर्रेशनल इक्वल्स टू रियल नंबर। तो हमारी संख्या पद्धति पूरी हुई, लेकिन इसके बाद एक नया टर्म हमारे मार्केट में आ जाता है। हमारे मार्केट में एक नया टर्म आ जाता है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। आयोटा का नाम सुना होगा आपने, आयोटा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज आयोटा। तो अंडर रूट के अंदर में जो भी माइनस की वैल्यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर बिकॉज इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट -1 गिव्स आयोटा। ठीक है, अगर यहीं पे अंडर रूट 7 होता, अंडर रूट -7, तो हम लिखते, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो अंडर रूट -1 को हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट -1 को आयोटा लिखते हैं, और ये 7, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा। तो ये हमारे नंबर सिस्टम थे। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे की कहानी। अब हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो इससे पहले एक टर्म आता है प्राइम नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होती। मतलब एक और
स्वयं के अलावा किसी से भाज्य मतलब डिविजिबल नहीं होती। The number which are not divisible by another number except itself and 1। तो ये हमने देखा प्राइम नंबर। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये हुआ प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8 है ना, एंड सो ऑन। ये होता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि इसको नोट कर भी लीजिएगा कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। दो ऐसी संख्याएं हैं, दो पहली ऐसी प्राइम नंबर है। दो हमारे नंबर सिस्टम में दो पहला प्राइम नंबर है। एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, और दो हमारा पहला प्राइम है। और 4 के बारे में बात करते हैं तो 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है। एक के बारे में हमने क्या देखा? ये ना तो नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। और 2 के बारे में हमने ये देखा कि फर्स्ट प्राइम नंबर। पूछा जाता है ये सवाल, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो 2 पहली प्राइम नंबर है। और 4 के बारे में जानने वाली बात ये है कि ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टर्म है इवन और ऑड। What are the terms indicate what is even and what is odd? तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते, ये पुराना थेरेपी था किसका? दिल्ली गवर्नमेंट का। टू कंट्रोल द पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने एक नया टर्म निकाला था, ऑड और इवन, जिसके थ्रू क्या था कि एक दिन ऑड की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन की गाड़ियां चलेगी, जिसके वजह से काफी फेमस हुआ। लेकिन रीजन ये था, ये फेल्योर हो गया, जिसकी वजह से ये कारगर नहीं हुआ। तो हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज इवन और व्हाट इज ऑड और इवन। इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम और इवन को बोलते हैं सम। तो जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल टर्म है, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे कहते हैं ऑड नंबर। और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो ऑड नंबर 2 से विभाजित नहीं होती है और इवन नंबर 2 से विभाजित होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं और इस एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हम लोग इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होंगी? 2, 4, 6, 8, 10। ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये सारी संख्याएं हैं इवन नंबर। और ऑड कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि 1 से 10 तक के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल नंबर कितने हैं? 5 इवन है और 1, 2, 3, 4, 5 ये कितने हैं? ऑड। तो
1 से 10 तक के या पूरी संख्या में हम 2 डिवीजन कर सकते हैं, एक इवन का और एक ऑड का, चाहे वो 1 से 100 तक का हो, 1 से 1000 तक का हो या 1 से इंफिनिटी तक का हो। आधे नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे और आधे नंबर जो होंगे वो इवन होंगे। ठीक है, ये यहाँ से एक बेटर कंक्लूजन निकल के आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं। तो देखते हैं क्या होते हैं ये टर्म्स। तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या के पहले आए, किसी संख्या से जस्ट एक पहले वाली संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती संख्या, सॉरी पूर्ववर्ती संख्या। मतलब अगर कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 999 लिखा है, तो एक टर्म इधर होगा, एक टर्म इधर होगा, जो टर्म इधर होगा उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, और जो इधर होगा उसे बोलेंगे अनुवर्ती संख्याएं, उसे बोलेंगे अनुवर्ती संख्याएं। तो इधर का जो वैल्यू होगा वो होगा 998 और इधर का होगा 1000। ये हुआ पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं। अब टर्म निकल के आता है पेरिड्रोम नंबर। व्हाट इज द पेरिड्रोम नंबर? पेरिड्रोम नंबर तो बहुत सिंपल चीज है कि अगर जो इधर से पढ़ने में जो वो संख्या जिस तरीके से लगती है, मतलब बाएं से दाएं जाने पे जैसे जो टर्म है, दाएं से बाएं आने पे भी वही टर्म। फॉर एग्जाम्पल 585, इसको अगर हम इधर से इधर पढ़ते हैं तो भी 585 और इधर से इधर पढ़ते हैं तो भी 585। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द पेरिड्रोम नंबर। तो ये होता है, फिर जो दोनों तरफ से पढ़ने में सेम वो होता है पेरिड्रोम नंबर। चलिए अब शुरू होता है नया चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी या भाजकता का नियम। भाजकता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जरूरी क्यों है और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो इस तरीके से, कोई भी नंबर आपको दे देगा, कोई भी XYZ नंबर दे देगा और पूछेगा कि क्या यह किसी इस पर्टिकुलर, या मान लीजिए XYZ 2 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये आपसे पूछता है, इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी लॉ। डिविजिबिलिटी लॉ, इसमें पहला आएगा, हम लोग पढ़ेंगे कि 2 से विभाजकता, 2 से भाजकता का नियम। मतलब कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, कब भाज्य होगी 2 से। अगर कोई नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 28964002 और या फिर लास्ट में कुछ भी दे दिया, अब इतना लंबा टर्म है तो पहला तो क्राइटेरिया होता है ये कि हम उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें 2 से, या जिस नंबर से पूछ रहा है डिवाइड करने के बाद हम ये पता लगाएं कि क्या यह नंबर इस संख्या से डिविजिबल है या नहीं। और दूसरा तरीका ये है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, एक्चुअली में ये रूल्स ही हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो अब हम 2 का पता लगाने के लिए सिंपल टर्म है कि किसी भी दी गई संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हो इस तरीके से, तो वह संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। द नंबर विल बी श्योरली डिविजिबल बाई 2। या मतलब किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से भाज्य हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, 2 से भाग देके या तो देख लें या तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लें। तो 2 से भाग देंगे तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो भी इसके लास्ट में 2 है तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि 3 से अगर कोई संख्या दी गई है और पूछे कि क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी या नहीं, विल दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो ये हमें पता लगाना है। तो मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, ये संख्या हो सकती है कोई भी, जैसे आप मान लीजिए 59 एंड 5991। अब हमें ये पता लगाना है कि ये संख्या
डिविजिबल है 3 से या नहीं, विल दिस डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो पहले तो आप नोट करेंगे कि किसी भी संख्या के 3 से विभाजित होने के नियम क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो किसी भी संख्या के 3 से डिविजिबल होने के बस एक सिंपल सा नियम है कि जो भी संख्याएं दी गई है हम उसे जोड़ दें, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसे हम जोड़ दें और उसके बाद उसमें 3 से भाग दे दें। यदि वो 3 से विभाजित हो जाती है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? 9 और 1 10, 9 19 5 24 और 24 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये आराम से 3 से डिविजिबल है। अब जरा हम इस नंबर को देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 9 9 1 3 2 9 9 27 and 2 9 9 27 2 1 7, मतलब ये टोटली डिवाइड हो गया 3 से। तो ये था ट्रिक। क्या ट्रिक था? 2 का ट्रिक हमने देखा, लास्ट में 0 2 4 6 8 आए, और 3 का ट्रिक देखा कि जो भी संख्याएं दी गई हो उसे हम पूरा जोड़ देंगे और उसे 3 से डिवाइड करेंगे। यदि वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो दी गई संख्या भी 3 से डिवाइजिबल होगी। अगला जो टर्म आता है वो आता है 4 से। हमने 2 का देखा, 3 का देखा, अब हम पढ़ने वाले हैं 4 से। पढ़ने वाले हैं 4 से। तो 4 का भी काफी सिंपल है, कुछ भी टिपिकलिटी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने की बातें हैं एंड नथिंग एल्स। तो 2 का हुआ, 3 का हुआ, अब हम देखने वाले हैं 4 का। तो कोई भी संख्या दी गई हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी 9 8 7 6 4 2 9 5 2 4 कुछ भी दिया हो, हमें बस ये चेक करना है कि उस दी गई संख्या के लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसे ले लेते हैं। अब हम जाहिर सी बात है कि ये 4 से डिविजिबल है, और यदि ये 2 डिजिट जो लास्ट के हैं ये डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो ये जो पूरी संख्या है ये 4 से डिविजिबल श्योरली होगी। ये 4 से डिविजिबल श्योरली होगी। तो ये इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या था? फिर से रिवाइज कराता हूं कि जो दी गई संख्या है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। मतलब दी गई संख्या पूछेगी कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल कब होगी? ये काफी साधारण सा नियम है कि अगर संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में कुछ भी कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 10 20 30 40 50 89 36 35 एंड 0 या 5, कुछ भी, अगर इस गिवन नंबर के लास्ट में आइदर 0 या फिर 5 आता है तो द गिवन नंबर विल बी श्योरली डिविजिबल बाय 5। तो हमने देखा 2 से, 3 से, 4 से और 5 से इसका नियम क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं 6 से। जो ट्रिक है वो ये बताएगी कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगी या नहीं, और अगर होगी तो उसके क्या नियम है। तो 6 से डिविजिबल होने के बहुत भी सिंपल ट्रिक्स हैं। यदि जो संख्या दी गई है वह संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 along with 3 then the given number is divisible by 6, because 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो हमारी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 6 से। तो उसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है या तो हम डिवाइड करके देख लें, और दूसरा मेथड ये है कि हम बारी बारी से जो ट्रिक्स दिए गए हैं, अब ये दोनों ट्रिक्स कितने सिंपल हैं। 2 का नियम हमने पहले ही बताया है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो हमने देखते ही पता लगा लिया कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। उसके बाद टर्म आता है 3 का। 3 के लिए पूरी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो संख्या डिवाइड हो जाती है तो हमें पता लग जाएगा कि वह संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं। इन दोनों को कंबाइनली जो रिजल्ट आएगा, जो डिवाइड होगा, वही 6 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 5 6 से डिविजिबिलिटी। अभी अगला जो क्वेश्चन आने वाला है 7 से भाजकता का नियम।
लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं 7 से भाजकता का नियम। तो इसका ट्रिक ये है कि कोई भी संख्या यदि दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 7, 8, कोई भी संख्या दी गई हो और हमें पता करना हो कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो ये चेक करने के लिए सिंपल ट्रिक है कि इसका जो इकाई वाला टर्म है, जो इसका इकाई वाला टर्म है, इसका इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, उसे हम दोगुना करके बचे हुए जो डिजिट्स हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएं और लास्ट में जो डिजिट बचे यदि वो 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द गिवन नंबर इज 4, 5, 7, 8। इफ द लास्ट डिजिट इज 8, then we will double its value. The 8 multiplied by 2 is equals to 16. Now the remaining number is 4, 5, 7. Now we will subtract the 16 in 4, 5, 7. It gives 4, 4, 1. Now the last unit digit is 1. Now we will repeat these things. Hence here 1 multiplied by 2 is equals to 2. Now remaining number is 44, means 44 minus 2 gives 42. Now this 42 is divisible by 7. Hence we can say that the given number 4, 5, 7, 8 is also divisible by 7. Is also divisible by 7. तो ये इतना सिंपल ट्रिक था, बस करना कुछ नहीं है। लास्ट वाला जो डिजिट है उसको दोगुना करके और जो बचा हुआ नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएं और जो अंत में बचता है उससे 7 से डिवाइड करें। यदि वो 7 से डिवाइड होता है तो जो गिवन नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा का नियम। तो इसका ट्रिक ये है कि कोई भी संख्या यदि दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 7, 8, कोई भी संख्या दी गई हो और हमें पता करना हो कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, तो ये चेक करने के लिए सिंपल ट्रिक है कि इसका जो इकाई वाला टर्म है, इसका इकाई क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, उसे हम दोगुना करके बचे हुए जो डिजिट्स हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएं और लास्ट में जो डिजिट बचे यदि वो 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। हम इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द गिवन नंबर इज 4, 5, 7, 8। इफ द लास्ट डिजिट इज 8, then we will double its value. The 8 multiplied by 2 is equals to 16. Now the remaining number is 4, 5, 7. Now we will subtract the 16 in 4, 5, 7. It gives 4, 4, 1. Now the last unit digit is 1. Now we will repeat these things. Hence here 1 multiplied by 2 is equals to 2. Now remaining number is 44, means 44 minus 2 gives 42. Now this 42 is divisible by 7. Hence we can say that the given number 4, 5, 7, 8 is also divisible by 7. तो ये इतना सिंपल ट्रिक था, बस करना कुछ नहीं है। लास्ट वाला जो डिजिट है उसको दोगुना करके और जो बचा हुआ नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएं और जो अंत में बचता है उससे 7 से डिवाइड करें। यदि वो 7 से डिवाइड होता है तो जो गिवन नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम, तो 8 से भाजकता का नियम इतना सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो 8 से अगर पूछ रहा है तो उस सारे टर्म्स के लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं उनको आप ले लीजिए और उनमें 8 से डिवीजन करिए, 8 से डिवाइड करिए। यदि वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 9, 6, 9, 3, 6। हमें ये चेक करना है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। टू चेक दिस वी विल टेक द लास्ट 3 digit of the given number, it's 936, and we check either this 936 is divisible by 8 or not. If this number is divisible by 8, then we can say that the given number is also divisible by 8. Otherwise, no issue. Now we will check either this number is divisible by 8 or not. Now 8, 1, 8, 1, 3, 1, 8, 5, 6, 7. Hence 5600. Hence the given number is divisible by 8 simply. Now we will check. अब हम लोग देखने वाले हैं 9 से भाजकता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय 9। तो इसका चेक करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। जैसे हमने देखा था
3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता में क्या था, सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद जो भी आता है उसे हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल रहेगी। उसी तरीके से 9 को भी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी गई है 9 से चेक करने के लिए जो संख्या दी गई है उसे जोड़कर 9 से भाग दिया जाए। यदि 9 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। समझ गए? तो हमने देखा 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8 और 9। अब हम लोग देखने वाले हैं 11 से भाजकता का नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। 17 तक पूछता है तो हम लोग 11 का देखेंगे, फिर 13 का देखेंगे और 17 का देखेंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी लॉ हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम अगला टर्म शुरू करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाए, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो यूजुअल रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको छोटा छोटा टर्म्स में बनाते, 10-10 मिनट का वीडियो बनाते तो कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि बार बार आपको सर्च करना पड़ता। तो उससे बेहतर ये है कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं 11 से भाजकता का नियम। देखिए 11 से भाजकता का नियम जानने से पहले हमने अभी बताया आपको, जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीजें डिस्कस करी हुई थी कि ऑड क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, उसका अभी काम आने वाला है। अभी क्वेश्चन ये अराइज है, 11 से भाजकता चेक करने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, ऑड और इवन। मतलब जो दी गई संख्या है उसमें सम और विषम संख्याओं को घटाने पर, उसके सम स्थान और विषम स्थान को घटाने पर, सम स्थान और विषम स्थान को जोड़कर उसे आपस में घटाने पर यदि शून्य आए या तो जो संख्या है वो 11 से भाजित हो, तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या भी क्या है, 11 से विभाज्य होगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं 5, 9, 6, 3, 2, 4। तो जाहिर सी बात है कि जो इधर से डिजिट हम काउंट करते हैं तो पहला डिजिट होगा ऑड मतलब विषम, दूसरा होगा सम। तो यहाँ पे हम पता कर लेते हैं, देखिए ऑड ऑड और ऑड, फिर इवन इवन इवन। तो हम पहले ऑड को लिख लेते हैं। देखिए ऑड क्या क्या है, 4 + 3 + 4 3 9 और इवन 5 6 2, यही होगा 5 6 एंड 2। तो दोनों को जोड़ लेते हैं 16 13 और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 13 - 16 हमने देखा ना कि पहले सम और विषम को आपस में घटाएंगे। तो सम क्या है 13, सम का योग क्या है 13, तो 13 - 16 गिव्स -3 और ये -3 डिविजिबल नहीं है। -3 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका रूल है या तो इसके लास्ट में 0 आए या फिर ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल हो, तभी वो दी गई संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो ये हमने देखा लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय 11। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 और 17 का। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय 13। तो 13 का नंबर है, मतलब अगर पता करना हो कि जो संख्या दी गई है वो 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना चेक करना है, जो संख्या दी गई है उसका जो यूनिट डिजिट है, उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करके जो बचा हुआ संख्या उसमें जोड़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 6 7 8 9 ले लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें करना क्या है, जो यूनिट डिजिट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा 36। फिर बची हुई जो संख्या उसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 36 हम जोड़ते हैं, तो 14 4 1 8 3 11 1 7 और 5, तो ये हमारा नंबर आया। फिर उसका जो यूनिट डिजिट है उसे भी हम क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे, तो 16 आता है। फिर इस नंबर में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 8 5। उसके बाद फिर
हम इसको जब फिर यूनिट जो डिजिट है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 28, और फिर इसमें जोड़ देंगे तो 8 8 16 6, हाथ में आया 6 और 8 86। अब हम चेक करेंगे ये 86 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यह नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस द गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर ये 3 से डिविजिबल हो जाता तो हम ये कह सकते थे कि जो संख्या दी गई है वो भी 13 से डिविजिबल है। तो आपने देखा कि 13 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, जो संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट पकड़िए, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, और जो बची संख्या है उसमें वो संख्या जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे आया 5714, फिर इसका यूनिट डिजिट हमने लिया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आया 16, तो बचा हुआ 571 में हमने 16 जोड़ दिया तो आया 587। इसका यूनिट डिजिट है 7, तो इसको हमने 4 टाइम किया आया 28 को हमने 58 में जोड़ दिया आया 86, और हमने चेक किया either 86 is divisible by 13 or not, and here we found that 86 is not divisible by 13, hence we can say that the given number is also not divisible by 13। अब हम लोग चेक करने वाले हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर बाय 17, मतलब 17 से भाजकता का नियम। तो 17 से भाजकता के नियम को जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को 5 गुना करके दी हुई संख्या, बची हुई संख्या में क्या करना है, जोड़ते जाना है, सॉरी घटाते जाना है। बची हुई संख्या में अभी 13 में क्या हुआ, क्या किए थे, 4 टाइम करके बची हुई संख्या में हमने उसको जोड़ दिया था, लेकिन 17 में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी संख्या है, देखिए समझिए इस चीज को, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए। इसका स्टेटमेंट ये है कि जो भी संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट लेंगे और यूनिट डिजिट को 5 गुना करके बची हुई संख्या से घटा देंगे, ऐसा करते जाएंगे, और जो लास्ट में बचा हुआ आएगा जो नंबर, अगर वो नंबर 17 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 17। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको कंसीडर करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच के नहीं लिया जा रहा, रैंडमली नंबर लिया जा रहा है, तो हम कोई भी नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर 385694, हमने ये नंबर लिया, हमें चेक करना है कि either this number is divisible by 17 or not। तो first of all we will do the take the unit digit and multiplied it by 5, we get 20। now we will subtract the number 20, in the remaining number we will get 9 4 5 8 3। now we will 5 times the unit digit, it becomes 45। now we will subtract this 45, in the remaining number we will get 9083। now we will 5 times the unit digit, we will get 45 and subtract, in the given number we will get 3। now we will multiply this number by 5, we will get 25 and remaining number is 33, hence we will subtract this number and we get 8, ठीक है, 8 आया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बचा हुआ नंबर है, सॉरी ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट ज्यादा कर दिया, हमें सिर्फ 33 तक ही करना था, या जो 335 तक ही करना था। अब हमें इसको चेक करना था कि either 335 इज डिविजिबल बाय 17 और नॉट, और इसी को चेक कर लेते हैं। अगर ये संख्या 17 से डिविजिबल होगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 17, और अगर नहीं होती तो हम ये कह सकते हैं। तो आप लोग इसको चेक कर लेंगे, और चेक करके कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे। टर्म डिविजिबिलिटी का टर्म अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला टर्म आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बताइए कि 1 से लेकर के n प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, 1 से n नेचुरल नंबर का योग क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब बोल देगा 1 से 50 तक जो नेचुरल नंबर है उसका सम क्या होगा, 1 से 100 तक जो है नेचुरल नंबर उसका सम क्या होगा। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, और इसमें 2 चीजें हम क्लैरिफाई करेंगे। ये देखिए, इस
इस तरीके के जो क्वेश्चन उसमें होते हैं, उसमें दो तरीके का क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताइए 1 से लेकर के n तक का जो नंबर है उसका सम क्या है, और दूसरा पूछ लेगा कि 50 से लेकर 100 तक या किसी एक संख्या से दूसरी संख्या, एक से नहीं पूछेगा, वो कहीं बीच से उठा के और लास्ट तक की संख्या को पूछेगा। तो हम पहले चेक करते हैं कि 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं बीच से जो पूछेगा उसका। वेरी सिंपल ट्रिक, देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पहले बताइए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो 1 से लेकर के जो आगे वाली संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम अगर 1 से लेकर के 10 तक के जो 10 तक का है उसके बारे में पता करें कि इसका सम क्या होगा, तो देखिए इसका फार्मूला है, अगर हम पूछे 1 से 10 तक का, तो उसका फार्मूला है n+1/2, n+। अगर 10 तक का पता करना है तो हम इसको देखते हैं क्या होता है। 10 तक का पता करेंगे तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, और 10 + 1 = 11/2, ये निकल के आएगा 110/2, ये आएगा अपना 55। अब हम इसको जरा जोड़ के देख लेते हैं कि क्या ये 55 आता है या नहीं। भाई इसको वेरीफाई करना भी जरूरी है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 10 9 19 19 8 27 27 27 27 4 7 34 6 40 5 45 4 49 49 3 52 53 54 और 55, इसका योग यहाँ से जोड़ने पे भी 55 आया, यहाँ से भी 55 आया। तो हमने देखा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1 से लेकर के n तक के जो नंबर्स हैं उसका सम क्या होगा, तो बस सिंपल सा ट्रिक n+1/2, n+1/2। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले कि भाई हमें ये बताइए कि 5 से लेकर के 10 तक का जो संख्या है, 5 से लेकर के, इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन मैं ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म पे बिलीव करता हूं, क्योंकि आंसर हमेशा सॉलिड निकल के आता है, कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि 5 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है उसका योग क्या होगा, तो अब इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम 1 से 4 तक का निकाल लें, 1 से 4 तक का निकाल लें, फिर 1 से 10 तक का निकाल लें। देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 से 4 तक का निकाल लें और 1 से 10 तक का निकाल लें, और उसके बाद 1 से जो 4 तक का निकाले हैं उसमें 1 से 10 तक वाले, मतलब 1 से 4 तक वाले को घटा देंगे, जो बची हुई वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो 5 से 10 तक का होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। मान लीजिए यहीं पे हमें 5 से, और इसको वेरीफाई भी करके देखते हैं, मान लीजिए यहीं पे अगर हमसे पूछ ले कि 5 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा, तो देखिए हमने 1 से 10 तक वाले को निकाल लिया है, क्या है 55। अब हम 1 से 4 तक वाले को भी निकाल लें, क्योंकि 5 तक का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, 5 से हमें पता करना है, तो 5 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 से 4 तक का निकाल लें। तो 1 से 4 तक के निकाल लें। भाई आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, इस तरीके का डिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे अगर पूछे, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, आपसे बोल दे कि AC बराबर गिवन है और AB बराबर गिवन है, और आपको बताना है BC, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, AC में से AB को घटा देंगे तो आपका कौन सा टर्म आएगा, BC। वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग करने क्या वाले हैं, हमें पता हो, हम निकाल लेंगे 1 से 10 तक वाले को, फिर निकाल लेंगे 1 से 4 तक वाले को, और हमें पता करना है 5 से 10 तक वाले को। तो 1 से 10 तक वाले में 1 से 4 तक को घटा देंगे, तो बचा हुआ जो होगा वो 5 से 10 तक का होगा। तो देखिए हमारे पास 1 से 10 तक का है, हम 1 से 4 तक का निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 से 4 तक के लिए 4 और 4 + 1/2 बराबर, और 20/2 = 10, 20/2 = 10। और उसके बाद ये आया 1 से 10 तक का 55, इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। जरा सा हम इस पे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये 45 ही है या कुछ अलग है। तो देखिए 5 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 26 9 35 10 45 हमारा आंसर निकल के आया। मतलब ये फॉर्मूला जो है इसको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 टर्म कंप्लीट किया। फर्स्ट, नेचुरल नंबर की जो सम पूछता है तो उसका फॉर्मूला n+1/2, और अगर उसमें किसी बीच से पूछ ले तो आपको वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सिंपल टर्म है, क्या है, वहां से 20 तक का निकाल लीजिए, फिर फुल निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। अब हम देखने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने देखा
कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। अब हम लोग अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वही जो एग्जांपल पीछे लिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसमें पूछ ले कि n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका फार्मूला है सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो भाई इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला है n प्लस 1, n प्लस 1। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पूछ लें कि 1 से लेकर के 10 तक में जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो पहले हमें ये बताइए कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इसमें n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए n की वैल्यू का मतलब कि जो दी गई संख्या है उसमें कितना सम होगा, कितना विषम होगा, क्योंकि अगर सम पूछा तो हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कितनी होंगी। तो 1 से 10 तक में हमको पता है कि 5 सम होगा और 5 विषम होगा। 5 सम कैसे, देखिए 2 4 6 8 10, तो 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 5 सम संख्या हो गई। बचा हुआ 1 3 5 7 9, ये कितना हो गया, विषम संख्या। तो हियर द वैल्यू ऑफ n इज 5। तो अगर हमको सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू सबसे पहले तो n की वैल्यू पे फोकस करेंगे। n की वैल्यू निकल के आई 5, तो हम इसमें फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर देंगे 5 प्लस 1 इट गिव्स 6 30। मीन्स अगर पूछ ले कि 1 से 10 तक में जो सम संख्याएं हैं उनका योग क्या है, तो उसका योग होगा 30। जरा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 10 8 18 18 और 6 24 24 और 4 24 4 28 और 2 30 30 निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई। अगर इसी में हमसे पूछ ले कि विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मतलब क्राइटेरिया है, वो यही है, हम पहले निकालेंगे n की वैल्यू। n निकाल लिया तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सम के लिए निकाला था n की वैल्यू 5, विषम के लिए भी n की वैल्यू 5। अब n की वैल्यू 5 आ गई है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। जरा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 और 9 25। तो ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये होगा, और विषम का n स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का योग। स्क्वायर का योग तो पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके स्क्वायर का योग मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका योग क्या होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, ये होगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब वर्ग, स्क्वायर का योग। ठीक है, जरा सा हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू कंसीडर करते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि 1 से 5 तक या 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं, अब छोटा सा लेते हैं क्योंकि लंबा लेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अभी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 से 4 तक हम निकालते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर मतलब 1 से 4 तक का। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो n की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 बाई 6। इसको सॉल्व करते हैं तो होगा 20, और 8 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 6, ये हो जाएगा 180 बाय 6, ये हो जाएगा 30। हमारा आ गया आंसर 30। जरा सा हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं 4 से। देखिए 4 तो के 16 3 3 का 9 2 दूनी 4 और 1, इसको जरा जोड़ते हैं तो 4 1 5 9 5 14 14 और 16, आ गया हमारा आंसर 30। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये वेरीफाई करता है। तो याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम n संख्याओं का
स्क्वायर का योग पूछ ले तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+1/2n+1/6, ये है फॉर्मूला। अब हम देखते हैं जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एपी रिलेटेड। एपी स्टैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में से कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये बहुत ही ऑर्डिनरी सा एग्जांपल लेते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाएगा कि हमारा थीम ही है कि फ्रॉम 0 टू एन IAS ऑफिसर। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पे जरा सा डॉट 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 इंफिनिटी जो भी है, यहाँ पे जरा सा हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि द गिवन टर्म इज एपी और इन जीपी एंड सो ऑन। तो देखिए जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब जो दूसरा टर्म है उसमें पहले वाले टर्म को घटाएं, फिर तीसरे में से दूसरे को, फिर चौथे में से तीसरे को, मतलब आगे सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गैप है जिसे डिफरेंस बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि डी हमारा कांस्टेंट हो, डी हमारा सभी के लिए मतलब डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो हम कहेंगे कि द गिवन सीरीज इज इन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब उसके लिए क्वेश्चन अराइज बस यही सिंपल सा होता है, या तो आपसे डायरेक्टली एनवा पद पूछ लेगा, या तो एनवा पद दे के आपसे एन की वैल्यू पूछेगा कि कितने इसमें पद होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि 1, 2 से लेकर के ये श्रेणी दे दिए और आपसे पूछे कि इसका 10वां टर्म क्या होगा, तो आपको निकालना है। देखिए a क्या होता है, जो पहला टर्म होता है इसे हम कहते हैं a। तो यहाँ पे हो गया 2 + n, मतलब कौन सा टर्म, तो 10वां टर्म पूछ रहा है, तो 10 माइनस ये n की वैल्यू जो टर्म पूछ रहा है -1, और d की वैल्यू जो डिफरेंस आया, क्या था डिफरेंस, 2 था, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 9 × 2 मतलब 18 = 20। और आप लोग अगर इसको देखेंगे तो इसका जो 10वां टर्म आएगा वो भी क्या होगा, 20 होगा। अगर आप चाहें तो देख लीजिए 14, 16, 18 एंड 20। जरा सा देखते हैं, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो 10वां टर्म कौन सा है, 20। तो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू देखा कि अगर डिफरेंस इक्वल्स रहे तो उसको कौन सी सीरीज कहते हैं, उसे एपी सीरीज कहते हैं, मतलब समांतर श्रेणी। और उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने देख लिया। फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। अब जरा सा हम जीपी का देख लेते हैं। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसे हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, और जरा सा उसको भी हम सेम एग्जांपल से समझते हैं। गुणोत्तर श्रेणी मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 ... इसका मतलब क्या है कि हम अगर आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करें, तो देखिए 4/2 = 2, 8/4 = 2, 16/8 = 2। तो यहाँ पे जो r है, जो इसको यहाँ वहां पे d से डिनोट करते थे डिफरेंस को, यहाँ पे हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा r2 आ रहा है। तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि देखिए अगला टर्म जो है वो 2 से गुणा हुआ है। देखिए 4 × 2 = 8, × 2 = 16, × 2 = 32। तो ये कौन सी सीरीज है, जीपी। तो इसके लिए अगर nth टर्म पूछे तो इसके लिए n टर्म का फॉर्मूला होता है an = a × r⁴ a × r⁴ अगर चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसी सीरीज का 10वां टर्म पूछ ले, तो जरा सा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो an = हो जाएगा, a क्या है हमारा 2, r भी हमारा 2, n मतलब 10वां, तो 10 - 1 जाएगा 9। अब जरा सा हम इसको देखते हैं, 2 × 2⁹ मतलब 2 9 बार गुणा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जरा से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। ये होगा 1024। अब जरा सा इसको भी देख लेते हैं कि इसका 10वां टर्म यही होता है या कुछ और होता है। तो 128, 256, 512,
1024, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा 10वां टर्म यही निकल के आया। मतलब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वेरीफाइड है, फॉर्मूला वेरीफाइड है। तो ये था हमारा जीपी, और इसके पहले हमने देख लिया एपी। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई टर्म के क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का हमारा नंबर सिस्टम सीरीज सीसेट बेसिक न्यूमेरेसी में पहला सीरीज जो हमारा था परसेंटेज का था, और आज का हमारा नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति का सीरीज था, वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप दे सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपका सजेशन था कि वॉइस क्लियरिटी नहीं है, उसको हमने भी कोशिश करने मतलब क्लियर करने की कोशिश करी है। और कुछ लोगों ने हमारे कंप्लेंट किया हुआ था कि जो हम टेक्सचर लिखते हैं, जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिखते हैं, वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो हमने उसको भी कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ जो अभी डिवाइसेस है, लैक ऑफ कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अभी कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम सारी चीजों को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हम इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत बड़ा इशू नहीं है, पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए एवरीथिंग इज फाइन। उन्हें बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमने पूरी कोशिश करी है अपने कॉन्सेप्ट को देने के लिए, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए